आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 को। और चैप्टर नंबर 18 का जो टाइटल है वो है डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 होगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और बाद में वन बाय वन इसके सारे टॉपिक्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो पहला वर्ड आ रहा है डॉन, डॉन आगाज़ को कहते हैं, मतलब अराइवल को, या हम डॉन को स्टार्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स मतलब मॉडर्न फिज़िक्स की आगाज़ या शुरुआत या अराइवल 1900 सेंचुरी के एंड पर या 20th सेंचुरी के आगाज़ पर जो फिज़िक्स थी उस टाइम पर सिर्फ एक ही फ़िज़िक्स थी और इस फिज़िक्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फ़िज़िक्स भी कह सकते हैं। उस वक्त जो साइंटिस्ट थे वो ये बात मान चुके थे कि हमारे पास अब क्लासिकल मैकेनिक्स में और इन्वेंशन नहीं हो सकती, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स अब मुकम्मल तौर पर डिस्कवर हो चुका है। सिर्फ 2-3 एक्सपेरिमेंट ऐसी थी जैसे कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट हो गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया और 2-3 एक्सपेरिमेंट और थी जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सिर्फ ये 2-3 एक्सपेरिमेंट ऐसी थी, बाकी सारे के सारे जो फिज़िक्स था वो उस टाइम पर डिस्कवर हो चुका था और इस फिज़िक्स को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मॉडर्न फिज़िक्स की शुरुआत क्यों हुई और मॉडर्न फिज़िक्स किन किन एरियाज़ को कवर करता है। तो मॉडर्न फिज़िक्स 20th सेंचुरी के स्टार्ट पर शुरू हुआ और 1900 में बोहर, हेज़नबर्ग और श्रोडिंगर ने क्वांटम थ्योरी की बुनियाद रखी और फिर 1905 में आइंस्टाइन ने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बुनियाद रखी और यूँ इसी तरीके से डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स यानी न्यू एरा ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स स्टार्ट हुआ। तो मॉडर्न फिज़िक्स को हम 20th सेंचुरी का साइंस भी कह सकते हैं, मतलब ये 20th सेंचुरी का साइंस है। अच्छा, पहले यहाँ पर जो वर्ड है डॉन, डॉन आगाज़ को कहते हैं, मतलब अराइवल को कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्ट को कहते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न फिज़िक्स का आगाज़ कब हुआ और क्यों हुआ, और इंट्रोडक्शन के बाद मॉडर्न फिज़िक्स की जो कंसेप्ट है, जो लॉज है, फिर वो 1 by 1 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन से। फिज़िक्स के 2 ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं और दूसरे को हम डायनामिक्स कहते हैं। फिज़िक्स की ये ब्रांच जिसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, ये ब्रांच 1700 में गैलीलियो ने प्रपोज की थी। इस ब्रांच ने एक इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स दी और काइनेमेटिक्स में हम बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स, मतलब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस पर जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इस पर हम फोर्स का इफेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे। काइनेमेटिक्स प्रपोज बाय गैलीलियो इन 1700। इसकी जो डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, द मोशन या द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स। फिजिक्स की जो दूसरी ब्रांच है इसको हम डायनेमिक्स कहते हैं और डायनेमिक को न्यूटन ने प्रपोज किया था। डायनेमिक्स हमारे पास न्यूटन ने प्रपोज किया था। इस ब्रांच में न्यूटन ने बॉडी की मोशन पर फोर्स का इफेक्ट बताया और इसके अलावा न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन भी प्रपोज की। मतलब यहाँ पर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे लेकिन इसके पीछे जो काज होगा, जो फोर्स होगी, उसको भी हम साथ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डायनेमिक्स हमारे पास प्रपोज्ड बाय न्यूटन एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द फोर्स। ये हमारे पास फिजिक्स की 2 ब्रांचेस हैं। अच्छा, अब क्लासिकल मैकेनिक्स किस चीज़ को कहा जाता है? अगर हम डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स को कंबाइन करें तो इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कह सकते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स को हम दूसरा नाम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। द काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। अब अगर हम फिज़िक्स की कुछ और ब्रांचेस जैसे कि ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिक्स के साथ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम ये 3-4 ब्रांचेस और क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐड करते तो हमारे पास फिज़िक्स को, इस क्लासिकल मैकेनिक्स को हम फिर क्लासिकल फिज़िक्स भी कह सकते हैं। क्लासिकल फिज़िक्स भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब क्लासिकल फिज़िक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ अपनी सक्सेसेस भी थी और कुछ अपनी फेलियर भी थी। अब सक्सेसेस क्या है हमारे पास और इसकी फेलियर क्या है हमारे पास?
क्लासिकल मैकेनिक्स आमतौर पर बड़े साइज ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करता था, जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं और जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में क्या हो, कम हो। मतलब जो हमारे पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी मोशंस है, ठीक है, वो इसकी मोशन को हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करता था, डिस्कस करता था। सो क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक जो बड़ी साइज़ के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, दैट मूव्स विथ लो वेलोसिटी एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन के मुताबिक या अगर हम इसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर करें तो ये ऑब्जेक्ट उस मोशन से इंतहाई क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स सक्सेसफुली एक्सप्लेन मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट मूव विद वेलोसिटी ऑफ लाइट एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब क्लासिकल मैकेनिक्स की कुछ अपनी फेलियर्स भी थी। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स जब मॉडर्न फिज़िक्स का आगाज़ हुआ तो वो इसी वजह से हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इसकी फेलियर्स में हमारे पास क्या है, फेलियर था वो ये था कि जब इस फिज़िक्स को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया गया, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मोशन करते हैं, तो ये फिज़िक्स फिर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। This physics failed when applied on microscopic objects which moves comparable to the speed of light. जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पर इस फिज़िक्स को अप्लाई किया गया तो ये फिज़िक्स हमारे पास क्या होता है, फेल हो जाता है। और वी नो दैट जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, क्वार्क्स हो गए, तो बहुत तेज़ी के साथ क्या करते हैं, मोशन करते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसके 50% हम ले लें या अगर हम 60% ले लें, ठीक है, या हम 70% ले लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं होगा, स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा, लेकिन कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा, ठीक है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट गेट्स स्मॉल, दिस फिजिक्स, कौन सा फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स फेल्ड, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, दिस फिजिक्स आल्सो फेल्ड। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास चीज़ें छोटी हो जाती है, मतलब जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आ जाते हैं, मतलब जब हम सब एटॉमिक स्केल पर आ जाते हैं, तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल मोशन करता है तो फिर भी हमारे पास क्या होता है, तो फिर भी हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। सो इन डिफिनीशन से हमें ये पता लगे कि जब चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी छोटी हो जाती है तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट्स स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल मूव करती है तो फिर भी क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो फिर हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स का सहारा लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है। एक को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, दूसरे को हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं, और तीसरे को हम क्या कहते हैं, तीसरे को हम क्वांटम फील्ड थ्योरी का नाम देते हैं। जब ऑब्जेक्ट फास्ट हो जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, तो ये फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। When object gets small, classical physics failed and the problem is resolved by quantum mechanics। मतलब जब ये फिजिक्स फेल हो जाएगा तो इस प्रॉब्लम को, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रपोज्ड बाय बोहर, हेजनबर्ग एंड श्रोडिंगर। दूसरा हमारे पास क्या है, और जब when object moves fast, classical physics failed and the problem is resolved by relativistic mechanics। जब हमारे पास क्या हो, जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट या कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव करे तो फिर भी हमारे पास क्या हो जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है। और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को आइंस्टाइन ने क्या किया था, प्रपोज किया था। मतलब जब ऑब्जेक्ट छोटा हो, ठीक है,
तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और फिर हम मॉडर्न फिजिक्स का सहारा लेते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स में हम मॉडर्न फिजिक्स की एक ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स का क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और जब चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल मूव करती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ना हो लेकिन स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो, कम हो, कंपेरेबल मूव करे, तो फिर भी हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और फिर हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं, जिसको आइंस्टाइन ने क्या किया था, प्रपोज किया था। अब अगर एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि ऑब्जेक्ट भी स्मॉल हो और वो स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेबल मूव भी करे, मतलब ये दोनों प्रॉब्लम इकट्ठे अपेयर हो जाए, तो फिर हम फिज़िक्स की एक और ब्रांच, यानी मॉडर्न फिज़िक्स की एक और ब्रांच क्वांटम फील्ड थ्योरी का सहारा लेते हैं, जिसको पॉली और डिराक ने क्या किया था, प्रपोज किया था। व्हेन बोथ प्रॉब्लम सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट, जब दोनों प्रॉब्लम एक साथ यानी इकट्ठी अकर हो जाए, ऑब्जेक्ट भी स्मॉल हो जाए और कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट मूव भी करे, मतलब व्हेन मीन ऑब्जेक्ट गेट्स स्मॉल एंड आल्सो मूव्स कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, दिस फिजिक्स, कौन सा फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स फेल्ड एंड द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व बाय क्वांटम फील्ड थ्योरी। और क्वांटम फील्ड थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, इसको पॉली और डिराक ने क्या किया था, प्रपोज किया था। अब यहाँ पर हमने 3 ब्रांचेस डिस्कस की, एक को हमने क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया, दूसरे को हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का नाम दिया और तीसरे को हमने क्वांटम फील्ड थ्योरी का नाम दिया। ये तीनों ब्रांचेस मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस है, और जिन जिन जगहों पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है हम मॉडर्न फिजिक्स का सहारा लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मॉडर्न फिजिक्स ने क्लासिकल मैकेनिक्स को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, बस क्लासिकल मैकेनिक्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस और प्रॉब्लम्स है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 20th सेंचुरी के स्टार्ट में मॉडर्न फिजिक्स का आगाज़ हुआ। अच्छा, अब ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसकी 2 बहुत बड़ी थ्योरीज है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों थ्योरीज के वजह से मॉडर्न फिजिक्स वजूद में आया। दिस मॉडर्न फिजिक्स गिव्स अस 2 ग्रेट थ्योरीज, इन्होंने हमें 2 थ्योरीज दी, एक को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, मतलब फिजिक्स के एक ब्रांच को हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें क्वांटम थ्योरी दी, मतलब बोहर ने हमें क्वांटम थ्योरी प्रेजेंट की, और दूसरी थ्योरी जो मॉडर्न फिजिक्स ने हमें प्रोवाइड की, उसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। हम दोनों थ्योरीज को आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आ रहा है क्वार्क, जिनको हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज्ड बाय आइंस्टाइन, इस थ्योरी को आइंस्टाइन ने क्या किया था, प्रपोज किया था। दिस थ्योरी इज अबाउट स्पेस, टाइम, मास एंड एनर्जी। ये थ्योरी हमारे पास स्पेस, मास, टाइम और एनर्जी के लिए थी, और इस थ्योरी की जो कंसीक्वेंसेस मतलब जो रिजल्ट्स थे, वो न्यूक्लियर पावर था, डिस्कवरीज लाइक क्वार्क्स एंड ब्लैक होल थी। मतलब इस थ्योरी की वजह से हमारे पास न्यूक्लियर पावर को चलाने के तरीके हमने सीखे, क्वार्क्स क्या चीज़ होती है, ब्लैक होल क्या चीज़ें होती है। इस थ्योरी के बिना पर हमने इन चीज़ों को क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये क्वार्क्स क्या चीज़ें होती है। सो क्वार्क्स, जितनी भी नई इन्वेंशंस या नई थ्योरी सामने आई है, उनमें ज़्यादातर साइंटिस्ट यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियंस है, मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रू पार्टिकल्स नहीं है, मतलब ये हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल्स है। कंपोजिट पार्टिकल्स किस चीज़ को कहते हैं, कंपोजिट पार्टिकल उस चीज़ को कहते हैं जो किसी और चीज़ों से क्या हो, बना हो, इसको हम कंपोजिट पार्टिकल्स कहते हैं। और उन कंपोजिट पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, उनको हम क्वार्क्स का नाम देते हैं, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी टेल्स अस दैट न्यूक्लियंस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर नॉट ट्रू पार्टिकल्स, ये हमारे पास ट्रू पार्टिकल्स नहीं है। दीज आर कंपोजिट पार्टिकल्स, ये हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल्स है। कंपोजिट पार्टिकल किसको कहते हैं, दीज पार्टिकल्स आर मेड ऑफ सम अदर पार्टिकल्स, मतलब ये जो न्यूक्लियंस है, ये हमारे पास कुछ और पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, उन पार्टिकल्स को हम क्वार्क्स का नाम देते हैं। अब हम ये भी इससे कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये ब्रेकेबल है, इसको ब्रेक भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्वार्क्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का पहला लेक्चर हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है।